ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, कि एक तो सबसे पहले हम लोग को एजम्पशन देखना होगा, कौन कौन से पैरामीटर हम लोग इस मेथड में कंसीडर करेंगे, और इस मेथड से हम लोग सिंगली रीइंफोर्स बीम की डिजाइन करेंगे, और दूसरा होगा डबली रीइंफोर्स बीम की डिजाइन करना, और तीसरा है आपका फ्लैंज सेक्शन की डिजाइन करना है। फ्लैंज सेक्शन कहने का मतलब टी बीम का डिजाइन करना है अपन को। अब डिजाइन करने के लिए इसमें जो प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन होता है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आपको कोई भी आरसीसी के क्वेश्चन हो या डिजाइन के क्वेश्चन हो तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। यहां पर दो टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट में आपको क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, क्रॉस सेक्शन गिवन होगा और मटेरियल गिवन होगा। क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, मटेरियल गिवन होगा। वो आपसे पूछेगा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी या लोड पूछेगा, वो कि ये बीम कितना लोड कैरी कर सकता है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको वो क्रॉस सेक्शन दे दिया कि बीम की साइज इतनी है, इतना आपने यहाँ पर अमाउंट ऑफ रेइंफोर्समेंट लिया है, ठीक है। तो ये बताइए इस बीम की जो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी या मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। या वो ये पूछ लेगा कि कितने आपका ये लोड कैरी कर सकता है, चाहे वो सुपर इम्पोज लोड यानी मतलब लाइव लोड पूछ सकता है, और या तो वो किसी फॉर्म में पॉइंट लोड के फॉर्म में पूछ लेगा, अपन डिस्कस करेंगे इस पे। तो ध्यान रखना, पहला क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, बीम के मटेरियल गिवन होंगे, और आपसे पूछेगा कि लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, आइदर या तो पूछेगा वो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा। दूसरा है आपका लोड दे देगा, और इस लोड के बेसिस पे वो पूछेगा कि बीम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, C/S मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अमाउंट ऑफ स्टील आपने कितना प्रोवाइड करोगे, इसकी स्पेसिंग कितनी होगी, ये सब सारा डिस्कशन आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है आपको, दूसरे में आपको लोड गिवन होगा, पहले में आपके क्रॉस सेक्शन गिवन होगा। तो देखना ध्यान से दोनों टाइप के प्रॉब्लम। अगर क्रॉस सेक्शन गिवन होगा तो वो आपसे क्या पूछेगा, लोड पूछेगा कि बीम पर हम लोग कितना लोड अप्लाइड कर सकते हैं, कितना मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी इसकी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको लोड दिया होगा, अब आपको पूछेगा कि बीम की क्रॉस सेक्शन कितनी होनी चाहिए, हमें कितना अमाउंट ऑफ स्टील लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ये हो गया, ठीक है। तो दोनों टाइप के प्रॉब्लम को ध्यान रखना। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो डिजाइन में हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर, जो इसके डिफरेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड। अब ये मॉडुलर रेशियो क्या होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉडुलर रेशियो के बेसिस पे हम लोग इसको बाइफरकेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडुलर रेशियो एक ऐसा पैरामीटर है, तो देखो यहां पर फिर बेसिक हम लोग सीखते हैं। यहां पर आपका जो रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है, एक तो है आपका रीइंफोर्समेंट, एक है आपका रीइंफोर्समेंट, दूसरा है आपका कंक्रीट, ठीक है। अब दो मटेरियल मिलके जो स्ट्रक्चर बन के तैयार कर रहे हैं वो कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस भी कर रखा है। ये आपका कैसा है, कंपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो ये रेनफोर्समेंट और ये कंक्रीट हो गया। रेनफोर्समेंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, वो अलग प्रॉपर्टी है, ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी दोनों को होमोजेनिटी बनाने के लिए कोई ना कोई एक पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस मेथड में हम लोग मॉडुलर रेशियो को एक ऐसा पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं जिसके बेसिस पे ये दोनों रेनफोर्समेंट और कंक्रीट दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया मॉडुलर रेशियो। क्या नाम दिया, मॉडुलर रेशियो। अब इस मॉडुलर रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से।
ठीक है। और ये जो मॉडुलर रेशियो का जो डेफिनेशन होता है तो उसको हम लोग ऐसा कहते हैं, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील मतलब रीइंफोर्समेंट, टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी the ratio of modulus of elasticity of steel to the modulus of elasticity of concrete। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडुलर रेशियो m इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। ठीक है, तो मॉडुलर रेशियो m इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। और हम लोगों ने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि फॉर ईच ग्रेड ऑफ मटेरियल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑलवेज सेम। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट वॉट एवर ग्रेड ऑफ स्टील वी आर यूजिंग, for each grade of steel the modulus of elasticity of steel is equal to 2 into 10 to the power 5 megapascal। and also we know that the value of the EC is equal to 5000 under root FCK। this is according to IS 456 2000। This is according to IS 456 2000। and also we know that this is the property of elasticity of concrete, and this is also termed as the short term modular ratio, short term modulus of elasticity, short term modulus of elasticity, this is also known as short term modulus of elasticity। and if we are talking तो यहां पर अपन को ऐसा मिलेगा कि m इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई, अपन ने क्या लिखा, ई सी। और ई एस की वैल्यू आपकी है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 मेगा पास्कल और डिवाइडेड बाई 5000 अंडर रूट एफ सी के। सो ये ध्यान रखना, दिस इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म modulus of elasticity, short term modulus of elasticity। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फर्दर देखें, ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट ग्रेड की आप एफसीके की वैल्यू रखते जाओगे, डिफरेंट ग्रेड की आपकी मॉडुलर रेशियो आती जाएगी। लेकिन फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त, फॉर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर long term modulus of elasticity, तो हम लोग जानते हैं यहां ई सी एल इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। और थीटा को अपन क्या बोलते हैं, क्रीप कोफिशिएंट। इसका डेटा अपन ने एक कोड के अनुसार दे रखा था कि थीटा वैल्यू इज डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कि आपका जो टेस्टिंग कर रहे हो वो कितने दिन पे आप कर रहे हो, 7 डेज पे, 28 डेज पे, 1 ईयर पे। ठीक है, तो ये आपका ECL जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ रेशियो होता है वो डिफाइन होता है इस पे। सो फर्दर बेसिस पे अगर हम लोग बात करें कि मॉडुलर रेशियो m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5000 अंडर रूट एफ सी के, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा होगा तो ये नीचे जाएगा, इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा। और थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं एज ऑफ लोडिंग, और यहां पर हम लोग लिखते हैं थीटा। रिवाइज करवा दे रहा हूं, 7 डेज था, 28 डेज था, और ये था आपका 1 ईयर पे।
ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी थीटा की वैल्यू, यहां पर था आपका 2.2, यहां पर था आपका 1.6, ये डेटा था आपका 1.1, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है ऐसा, ठीक है। तो ये आपका है लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा है शॉर्ट टर्म मॉडुलस रेशियो और ये हमारा लॉन्ग टर्म मॉडुलस रेशियो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आईएस कोड के पास जाते हैं तो अपन को तो वो बोलेगा नहीं कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो हम लोग 7 डेज के लिए डिजाइन कर रहे हैं या 28 डेज के लिए डिजाइन कर रहे हैं या 1 ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर तो हम लोग डिजाइन नहीं करते कि 1 साल के लिए या 28 दिन के लिए स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुआ कि ये नंबर ऑफ डेज जो है हमारा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि आप स्ट्रक्चर कितने देर के लिए तैयार करोगे। मान लो हमने 50 ईयर के लिए तैयार कर लिया स्ट्रक्चर, उसके लिए हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग WSM से डिजाइन कर रहे हैं, तो 50 ईयर के लिए हमारे पास मॉडल रेशियो 1.1 से कम ही होगा, ठीक है। तो आईएस कोड ने तो दे नहीं रखा है। अब हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बढ़ गई कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर को 50 ईयर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे पास थीटा की तो वैल्यू है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, डिजाइन नहीं करेंगे। और डिजाइन तो करना ही करना अपन को, तो हम लोग क्या करेंगे, आईएस कोड के पास चलेंगे। तो आईएस कोड क्या करता है, m इज इक्वल टू, इन्होंने बोला एक डेटा दे रहे हैं उसको आप कंसीडर कर लो, m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सी बी सी, एंड दिस सिग्मा सी बी सी ऑल्सो वेरी नो, we also know about this कि what is this parameter. This parameter is the indication of compressive strength of concrete under the bending action. This is the sigma stress, this is the C compression, this is the B bending, this is the C concrete. कंक्रीट की वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जिसमें हम लोग बेंडिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मॉडुलर रेशियो m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC आएगा। अब बात ये आती है कि ये जो क्रीप का डेटा आपने बताया, क्या हमने पूरा कंसीडर किया या कंसीडर ही नहीं किया या कुछ कंसीडर किया, तो ये कौन बताएगा। इसको हमने लिया कहां से, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इज द IS 456 2000। जैसे ही अपने इसको IS 456 2000 से लिया तो फिर वहां पर हमने इसके स्पेसिफिकेशन को देखा, तो वहां पर यह लिखा गया ऐसा कि m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, ठीक है। इसमें द इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर्ड पार्शियली, considered partially. This is very important कि ये जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें आपका जो क्रीप का इफेक्ट है मॉडुलर रेशियो में वो कितना कंसीडर किया आपने, फुली कंसीडर किया ही नहीं या पार्शियली कंसीडर किया। तो ऑलवेज अपना आंसर होगा, हमेशा अपना आंसर होगा कि हमने कंसीडर किया लेकिन पार्शियली कंसीडर किया। कैसा कंसीडर किया, पार्शियली कंसीडर किया। अब देखिए, तो ये जो सिग्मा CBC, अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ रहा है, ये नोट में लिखना ध्यान से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, देन द मॉडुलर रेशियो डिक्रीजेज। तब आपका मॉडुलर रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कब, जब हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों, तो यहां पर अगर दोस्त हम लोग देखें तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिग्मा CBC।
और इस सिग्मा सीबीसी को अपन जानते हैं कि सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या फेल्योर स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ मींस एफ सी के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां पर एक टर्म आपका और इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी always defined, also I have also discussed about this. This is the ultimate stress या strength, और ये ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेसेस ऑफ द मटेरियल इज टर्म एज द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप स्ट्रेस अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं अल्टीमेट, तो इसका मतलब ऑलरेडी मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, यानी वो स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस या मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो बेंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर लिखेंगे एफ सी के, ठीक है, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख दो यहां, और यहां पर लिख दो आपका सिग्मा सी इज इक्वल टू, ये आपका है क्या, ये आपका क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस है। और यहां पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ WSM, इन केस ऑफ WSM जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको भी हमने डिस्कस कर रखा है, ये इज इक्वल टू 3 होता है फॉर द कॉन्क्रीट, फॉर द कॉन्क्रीट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें FOS 1.78, दिस इज फॉर द स्टील, दिस इज फॉर द स्टील। ठीक है, अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन लिखें स्टील के लिए, तो यहां पर लिखेंगे FY डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। सिग्मा ST इज इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक है, तो सिग्मा CBC और सिग्मा ST। तो हमारे लिए WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अपन को ध्यान रखना है कि 3 तब होगा जब हमारी कंक्रीट होगी, 1.7 तब होगा जब ये हमारा क्या होगा, स्टील होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सिग्मा CBC और सिग्मा ST के बारे में लिख लेते हैं। तो सिग्मा CBC इज इक्वल टू है मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। अभी सारा डेटा आपको वहां पर लिखा हुआ, डोंट वरी। ठीक है, सिग्मा ST इज इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील। अप्रोक्सीमेटली कितना, FY डिवाइडेड बाई 1.78, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना, FCK डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 3.0। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? सो दोस्त, अगर हम लोग बात करें यहां पर कि जो M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC लिखा हुआ है, ये डेटा हमारे लिए क्या है, एक्यूरेट। कि जैसे M इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC लिखा हुआ आपने। ठीक है, अगर ये कहीं ऐसे लिखा है 280 डिवाइडेड बाई FCK, तब भी ये गलत नहीं है, ध्यान रखना, तब भी ये क्या है, गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपने बोला कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट है वो ग्रेटर देन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील के। बोलो यस और नो? हाँ, यही बोला हमने, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट हमने बोला 3.0 एंड 3.0 इज ग्रेटर देन 1.78। अब प्रॉब्लम ये आई कि सर ये बताओ, ये कंक्रीट की आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा क्यों लिया और स्टील की कम क्यों लिया आपने? तो फिर अपन के पास भी यार ऐसा आया,
तो अपन ने बोला यार तो आईएस कोड ने बोला ऐसा, अपन ने नहीं बोला। तो फिर बात हुई कि आईएस कोड भी कुछ ना कुछ बेसिस पे कुछ ना कुछ रेफरेंस लेकर के बोला होगा। तो फिर बात अपन को समझ में आई क्या, वो देखते हैं कि जैसे कंक्रीट इज द हेट्रोजीनियस मटेरियल बिकॉज दिस इज द मिक्सचर ऑफ द सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर and all the ingredients of the concrete structure concrete have their own properties। कोर्स एग्रीगेट की अलग प्रॉपर्टी होगी, फाइन एग्रीगेट की अलग प्रॉपर्टी होगी, सीमेंट की अलग प्रॉपर्टी होगी, वाटर की अलग प्रॉपर्टी होगी और एडमिक्सचर की भी अलग प्रॉपर्टी होगी। मींस इतने सारे मटेरियल को मिलाकर के हम लोग एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और उसी मिक्सचर को अपन क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट बोल रहे हैं। और ध्यान रखना कि हर एक मिक्सचर का अपना एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शनिंग है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट है इज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील के। तो दोस्त फर्दर अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये कह सकते हैं कि मेन रीजन यहां पर तो ये है आपका क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट में ज्यादा रिक्वायर्ड होगा एज कंपेयर टू स्टील के, क्योंकि स्टील आपका किससे, परसेंटेज ऑफ कार्बन और आयरन से मिलकर के बना हुआ और परसेंटेज ऑफ कार्बन फिक्स है। तो यहां पर तो ज्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी आपके दो मटेरियल मिल रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेना पड़ेगा। तो देखो 1.78 है, ठीक है। तो मैं रीजन लिख दे रहा हूं, because the quality control required more in concrete as compared to स्टील के कंपेयर में क्वालिटी कंट्रोल आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, किसमें, कंक्रीट में, स्टील के कंपेयर में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट की होती है वो ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू स्टील के, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। तो यहां पर लिखा हुआ द रेशियो ऑफ मॉडुलर रेशियो मेथड, इसको पता है, द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो m इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें यहां पर तो यहां पर लिखा हुआ m इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाई EC, ES इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, S स्टैंड फॉर स्टील, डिवाइडेड बाई EC लिखा हुआ है, तो EC इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK की वैल्यू हमने रख दिया, EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, और इसको हमने बोला शॉर्ट टर्म वैल्यू। क्या बोला हमने, शॉर्ट टर्म वैल्यू, बिकॉज द EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK, दिस इज द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ रेशियो, ठीक है। दिस इज द short term of modulus of elasticity of concrete and this data is given by 4, 5, 6, 2000। देखो दोस्त, हर जगह मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और बार बार हर डेटा को लिख रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं फर्दर बात करूं आपसे तो m इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5000 अंडर रूट FCK इंटू 1 प्लस थीटा, दिस इज द लॉन्ग टर्म वैल्यू, ठीक है। ये मॉडुलर रेशियो का लॉन्ग टर्म वैल्यू है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फॉर द डिजाइन पर्पज, किसके लिए, फॉर द डिजाइन पर्पज m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, दिस इज अकॉर्डिंग टू IS कोड, और उस IS कोड का नाम है 456 2000, ठीक है। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि ये जो आपकी 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC है ये हमारे डिजाइन पर्पज के लिए यूज होगा, जिसकी वैल्यू जिसको कहते हैं हम लोग मॉडुलर रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलर रेशियो। नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं, मॉडुलर रेशियो कितना होगा।
तो यहां पर है आपके पास, ये है आपका M20 के लिए, ठीक है, कि M20 के लिए आपका मॉड्यूलर रेशियो वैल्यू कितना होगा, शॉर्ट टर्म वैल्यू। तो यहां पर 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 5000 √20, ये सारा डेटा अपन ने लिख रखा है, ठीक है। अब यहां पर हमारा है दूसरा लॉन्ग टर्म पर, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप पर फर्दर आपको M20 के बारे में ही बताना है, ठीक है। तो यहां पर 2 × 10⁵ डिवाइडेड 5000 √FCK, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू FCK की वैल्यू 20 रखना, M20 के लिए है, और ये ध्यान रखना दिस इज थीटा इज इक्वल टू 1.1, यानी 1 ईयर पे अपन ने ले रखा है, ठीक है। ये सारा डिस्कशन हमने इसलिए छोड़ रखा था इसमें कि ताकि आप बोर्ड पर जरूर ध्यान दो एक बार, ठीक है। अगर कोई डेटा छोड़ा हुआ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है। तो ये थीटा इज इक्वल टू 1.1 यानी मतलब 1 ईयर डेटा के लिए है। अगर m इज इक्वल टू 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 5000 √FCK यानी 20 है, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 28.6, यानी थीटा की वैल्यू यहां पर 2.2 है। कितने डेज पर, कितने डेज पर है ये है आपका 7 डेज पर। कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो सजेस्टेड वैल्यू आपकी कितनी है M20 के लिए, सजेस्टेड वैल्यू यानी डिजाइन वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, ठीक है। और सिग्मा CBC इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 20 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा कितना 3, यानी इसको हमने बताया था अपन को 7 मेगापास्कल, ठीक है। तो यहां पर m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपकी आ रही है 13.33, लेकिन IS कोड कंसीडर करता है इसकी वैल्यू कितनी 13, ठीक है। तो वही वैल्यू यहां पर ले रखा है कि ये आपकी m वैल्यू 13, ठीक है। अगर आपको नहीं गिवन होगा और आप कैलकुलेशन एक्यूरेट करना चाहोगे तो हमेशा क्या करना, इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू रखना, जैसे 13.3 आया 13.33 आप रखिए, ठीक है, नो डाउट। क्लियर है यहां तक। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ द m इज सजेस्टेड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ द m इज सजेस्टेड बाय IS कोड पार्शियली कंसीडर द लॉन्ग टर्म मॉडल क्रीप ऑफ इफेक्ट। तो क्रीप का इफेक्ट जो कंसीडर किया उसने वो पार्शियली कर रखा है इंस्टेड ऑफ फुली, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन ने देखा हुआ अभी थोड़ी देर के पहले, ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट के लिए कोई भाई यील्डिंग पॉइंट शो नहीं होता, इसलिए हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेस, और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कितना रखते हैं 3 रखते हैं। और ये हमारा स्टील है, स्टील में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय FY, ठीक है। तो यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे FCK डिवाइडेड बाय सिग्मा CBC, और यहां पर लिखेंगे हम लोग FY डिवाइडेड बाय सिग्मा ST, और ये कोड का नाम है IS 456-2000। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि प्रॉपरली आपको सारा डेटा क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे मटेरियल को डिफाइन करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे मटेरियल, अभी हमने रिलेशन देखा कि m इज इक्वल टू है आपका ES डिवाइडेड बाई EC, ठीक है। तो ES और EC ये इलास्टिसिटी के बेसिस पर है, किसके बेसिस पे, इलास्टिसिटी। और हम लोगों ने ये भी बोला था कि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES इज इक्वल टू 2 × 10⁵ अपन ने कंसीडर किया था, और ये EC इज इक्वल टू 2 × 5000 √FCK डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा जो कंसीडर किया था, ये आपका था इलास्टिक लिमिट के लिए। कहां तक वैलिड था, अप टू इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तब तो ये हमारा वैलिड है, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद जाएंगे दोस्त तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक रिलेशन बताया, इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपना एक रिलेशन बताया। क्या ये मॉड्यूलर रेशियो कंक्रीट और स्टील के एरिया को भी डिफाइन करेगा?
दूसरा सवाल ये, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या ये स्ट्रेसेस पैरामीटर को भी कोरिलेट करेगा? अगर करेगा तब तो डिजाइन कर पाएंगे, अगर नहीं करेगा तो डिजाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग हैं। स्ट्रेसेस आपकी स्टील की अलग होगी, कंक्रीट की अलग होगी, कंक्रीट का एरिया अलग होगा, स्टील का एरिया अलग होगा। तो इस स्टील के एरिया और कंक्रीट के एरिया को अगर हम लोग कोरिलेट कर लें और एक मॉडुलर रेशियो टर्म इंट्रोड्यूस कर दें तो समझिए वो हमारे लिए बेस्ट कैलकुलेशन होगा और इजी भी होगा। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रेसेस में भी आपका रिलेशन आ जाए कंक्रीट और स्टील के तो वो भी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो उसी को हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि एक बॉडी ले लो। ठीक है, इसमें स्टील भी आपने इंसर्ट कर रखा है और यहां पर मान लो कि ये लेंथ वैल्यू आपकी कितनी है, एल है। ठीक है, और यहां पर हमने पी लोड लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, पी लोड लगा दिया। अब इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों है और एक्सियल लोड लगाया, तो यानी ये आपका आरसी बीम हो गया। तो अपन ने पढ़ा था कि रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट इसीलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वहां स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन फॉलो होता है। ठीक है, तो फ्रॉम स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन, फ्रॉम द स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील एंड एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। क्या है आपका, स्ट्रेन इन कंक्रीट। इसके बेसिस पे हम लोग ये कहेंगे कि एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एस। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन। फर्दर अगर हम लोग बात करें कि ये एप्सिलॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम लोग जानते हैं कि हुक्स लॉ भी वैलिड है। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू, हम लोग इसके लिखेंगे एप्सिलॉन सी और एप्सिलॉन एस को लिखेंगे सिग्मा ऑफ एस डिवाइडेड बाई ई ऑफ एस। ठीक है, सिग्मा एस मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील और ई एस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, या सिग्मा सीबीसी इसको लिख लीजिए। ठीक है, और इसको ई एस टी लिख लीजिए स्टील का। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा आपका ई एस। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको आप इधर लेके आओ, ई एस डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम, सॉरी सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई सिग्मा सीबीसी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको क्या बोला था, मॉडुलर रेशियो। सो फर्दर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई सिग्मा सीबीसी। तो यानी ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम। अब देखो, अब अगर हम लोग ऐसा रखें कि सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, तो इसका मतलब ये आपने जो टेंशन में स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, m से डिवाइड करने के बाद इस स्टील को आपने इसके कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब अगर हम लोग सिग्मा एस टी बाई एम रखेंगे तो एंटायर टॉप जोन पर भी कंक्रीट होगा और बॉटम जोन में भी कंक्रीट, इक्विवेलेंट कंक्रीट होगा, क्योंकि m से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हुआ स्ट्रेसेस में इक्विवेलेंट टू कंक्रीट, इक्विवेलेंट टू कंक्रीट। अगर हम लोग फर्दर देखें यहां पर, ठीक है, यहां पर आपने क्या लिखा, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो यहां पर जो अपन ने फोर्स लगाया था वो एक्सियल फोर्स लगाया था।
एक्सियल फोर्स लगाया था। तो यहां पर हम लोग ऐसा मानेंगे, देखो यहां पर अपन ने लिखा एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एस, तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा एल ऑफ सी मतलब कंक्रीट डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एल। तो दिस टू दिस कैंसल, और इसको लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई बाई एल की वैल्यू, देखो P तो दोनों पे कॉमन लगाया, L की वैल्यू तो अपन है ही, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाई EC। ये डेल्टा इज इक्वल टू होता है आपका जो ये एक्सियल लोड की वजह से PL डिवाइडेड बाई AE होता है। अगर आप किसी बॉडी पर यहां पर P फोर्स लगा रहे हो, ये अपन का P फोर्स है, ये बॉडी की डायमेंशन L है, और ये क्रॉस सेक्शन आपका कितना है, A है, ठीक है। और ये बॉडी अगर हमारा इलास्टिक बॉडी है, अगर हमारी बॉडी ये इलास्टिक बॉडी है, तो हम लोग जानते हैं दिस इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन, ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है तो सिग्मा को हम लोग लिखते हैं P डिवाइडेड बाई A, और E को हम लोग लिखते हैं E, ठीक है, E को हम लोग लिखेंगे E, और एप्सिलॉन को लिखेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, और यही डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू हो जाएगा PL डिवाइडेड बाई AE, ठीक है, PL डिवाइड बाई A इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा L। क्लियर है यहां तक? तो फर्दर दोस्त अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, तो ये अपन का ऐसा हो जाएगा, और दोनों में P कॉमन है, L कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाई E ऑफ स्टील, सो दिस टू दिस कैंसल आउट। सो यहां से लिखेंगे AS मल्टीप्लाई बाई ES इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई EC, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर आप रखिए ES, तो यहां पर हो जाएगा ES, और ये हो जाएगा आपकी EC, और ये आपका हो जाएगा AC, और ये हो जाएगा आपका AS, ठीक है, सही तो लिखा था। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। तो M इज इक्वल टू ES डिवाइड बाई EC इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AS, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई AS, और यही आपका कितना है, M मल्टीप्लाई बाई AST, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग, यानी ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ कंक्रीट, यानी आपने क्या कर लिया, इस स्टील वाले में M से मल्टीप्लाई करके इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, कंक्रीट में, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करें, तो देखो यहां पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी मिला, स्ट्रेस में भी मिला, और एरिया ऑफ कंक्रीट के में भी इक्विवेलेंसी मिल गया, यानी आपके पास तीन पैरामीटर जिसमें आपको इक्विवेलेंसी मिला। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि इक्विवेलेंट टू कंक्रीट, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें लिखना है तो सिग्मा C इज इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा ST डिवाइडेड बाई M, और सिग्मा यहां पर AC इज इक्वल टू लिखेंगे M मल्टीप्लाई बाई AST। अगर हमारा ये टर्म आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट टू कंक्रीट, यानी जो एरिया ऑफ स्टील था, जो स्टील था उसको हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर लिया। तो कंक्रीट ऊपर भी था और नीचे वाले स्टील को भी हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब दोस्त अब दोनों स्टील और कंक्रीट मिलके कैसे बन गए, होमोजीनियस। तो यहां पर जो मॉडुलर रेशियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कोरिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील टू कंक्रीट, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा बना कि सिग्मा C इज इक्वल टू सिग्मा ST बाई M, और AC इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई AST। क्लियर है सारा डेटा? चल, तो ये अपन को यहां तक कैलकुलेशन हो गया जिसमें अपन ने एरिया कन्वर्जन वगैरह कर लिया। अब देखो, अब अगर हम लोग माने यहां पर जैसे ये हो गया, ठीक है, मान लो कि आपने यहां पर स्टील प्रोवाइड किया, आपने यहां पर क्या कर लिया, स्टील प्रोवाइड कर लिया यहां पर, ठीक है। तो ये आपका है क्या, AST, और ऊपर अभी हम लोग लिखेंगे एजम्पशन के बेसिस पे, अभी बस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं
ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये अपन का विड्थ बी है और यहां तक आपका ये एक सेक्शन है जो आपका कितना है, आपका इफेक्टिव डी है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पर इतना ही मान रहे हैं कि ये जो आपका एरिया ऑफ स्टील है, अगर हमारा ऐसा लिखा हुआ है कि कंक्रीट ऊपर है स्टील नीचे है, तो दोनों होमोजीनियस नहीं है विद इन द वर्किंग लिमिट या विद इन द इलास्टिक लिमिट, अभी दोनों अलग अलग हैं। तो दोस्त हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर कंक्रीट अलग होगा स्टील अलग होगा। अगर इस स्टील को इस कंक्रीट के इक्विवेलेंट बना लें तब हम लोग स्टडी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने एक पैरामीटर था अभी जिसका मल्टीप्लीकेशन किया था m इंटू AST, अब ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है, यानी ये जो स्टील था ये इक्विवेलेंट टू कंक्रीट हो गया और ऑलरेडी यहां पर क्या था, कंक्रीट था, यानी एंटायर क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो गया दोस्त, कंक्रीट हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये अपन का स्टील के रिस्पेक्ट में हुआ। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम आप देख लो, अभी ये कैसे आता वो एजम्पशन बेसिस से हम लोग मानेंगे। ये स्ट्रेन डायग्राम आपका ऐसा है, अभी अपन ने लिमिट स्टेट मेथड वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफरेंस क्रिएट किया था तब भी यही लिखा था। ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर देखो ये आपका सिग्मा CBC है, यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एट आउटर फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा ST। अगर दोस्त हम लोग ऐसा लिखे सिग्मा ST और ये सिग्मा CBC, तो दोनों में कभी भी आप रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, दोनों को प्रॉपर आप स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि इसको, ये जो स्टील में स्ट्रेस है, स्टील में जो स्ट्रेस आया उसको आप कन्वर्ट कर लो कंक्रीट के स्ट्रेस में। तो आप जानते हो कि अगर इसको हमें कंक्रीट में कन्वर्ट करना है तो इस स्टील के एरिया में अपन को m से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आपके आ गए। ठीक है, इफ द लोडिंग P इज एक्टिंग ऑन RCC सेक्शन, मान लीजिए कि ये कोई आपका RCC सेक्शन, सारा डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है, बस आपको वही दिखाना है यहाँ पर कि यहाँ पर अपन ने एक P लोड लगाया, यहाँ पर अपन ने एक P लोड लगाया और ये लेंथ आपका L हो गया। ठीक है, तो ये जो लोड लेगा, ये जो एक्सटर्नल लोड P आ रहा है, ये लेगा आपका कंक्रीट और स्टील दोनों। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका टोटल लोड इज इक्वल टू शियर्ड बाय द कंक्रीट एंड स्टील। तो कंक्रीट की जो शियर स्ट्रेस है, यानी कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो सिग्मा ST। ठीक है, और ये स्टील का जो कंक्रीट का एरिया है स्टील का वो AST, और जो कंक्रीट का उसका परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा CBC और ASC। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर एप्सिलॉन S इक्वल टू एप्सिलॉन C सारा डिस्कशन किया हुआ था, बस आपको ये ध्यान रखना दिस इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, और ये सारा भी डिस्कशन अपन ने कर रखा है। ठीक है, तो सिग्मा ST बाई ES इक्वल टू सिग्मा CBC डिवाइड बाई EC, और सिग्मा ST डिवाइड बाई सिग्मा CBC और सिग्मा ES बाई EC इक्वल टू मॉडुलर रेशियो। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करें तो सिग्मा CBC इज इक्वल टू सिग्मा ST डिवाइडेड बाई M। तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट टर्म है। सिमिलर अगर हम लोग बोले तो नेक्स्ट आपका है कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू M इंटू स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। तो वही टर्म जो अपन ने यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू M इंटू स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये टर्म अपना बन गया, ये टर्म हम लोग का बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सिग्मा ST इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा CBC, और उसके बाद अगर हम लोग सिग्मा CBC की वैल्यू निकालें तो सिग्मा ST बाई M, यानी ये जो स्टील था यहाँ पर अब ये कॉन्क्रीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें पुट द वैल्यू ऑफ, यानी वो वैल्यू पुट करने के बाद P इज इक्वल टू सिग्मा ST बाई M,
और यहां से अगर हम लोग फर्दर देखें तो इसको सिग्मा एस टी इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सीबीसी लिख सकते हैं। तो सिग्मा सीबीसी यहां से कॉमन लेकर के एम इंटू ए एस टी प्लस ए सी, तो ये टोटल आपका कंक्रीट का यूनिफॉर्म एरिया हो गया। यानी ये जो स्टील हो गया ये कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया और ये कंक्रीट का एरिया पहले से था। अगर हम लोग फर्दर देखें तो यहाँ सिग्मा सी इन टर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया इन द सेक्शन ऑफ द एरिया टर्म ऑफ एरिया। अगर अब हम लोग यही जो इक्विवेलेंसी हम लोगों ने देखा था वहां पर अभी जब ड्राइव किया था, तो वो एरिया के फॉर्म में भी था और स्ट्रेसेस के फॉर्म में भी था। स्ट्रेसेस के फॉर्म में हम लोगों ने देखा, अब एरिया के फॉर्म में देख रहे हैं। अगर एरिया के फॉर्म में देखेंगे तो डेल्टा सी, मतलब कि ये जो दोनों डिफ्लेक्शन होगा दोनों में वो सिमिलर होगा, ठीक है। और एक्सियल लोड की वजह से अभी अपन ने देखा था पीएल डिवाइडेड बाई ए ही होता है, तो ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन दोनों सिमिलर कर लो, ठीक है। और यहां पर अपन को पता है जो लोड होगा स्टील और कंक्रीट में दोनों सिमिलर लगेगा, ठीक है, और जो लेंथ होगी वो भी सिमिलर होगी, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ए एस इंटू ई एस, तो यानी ई एस डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई एम, तो ये टर्म हमारा आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्टील, यानी ये जो स्टील हो गया ये कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर टू कन्वर्ट द एरिया ऑफ स्टील इनटू द कंक्रीट एरिया, इस स्टील को हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, मॉडुलर रेशियो से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कंक्रीट के एरिया में। अगर यही आपका स्ट्रेसेस होता तो ये जो सिग्मा सीबीसी अपन ने लिखा था ये आपका सिग्मा एसटी डिवाइडेड बाई एम, यानी मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करने के बाद जो ये स्टील का स्ट्रेसेस है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कंक्रीट में, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं ए सी ए एस इज इक्वल टू ए सी बाई एम, ठीक है, लेकिन जो हम लोग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करके चलेंगे वो इसको, क्योंकि होमोजीनियस को हम लोग कंक्रीट मान के चलेंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करें फॉर द आरसीसी बीम, आरसीसी बीम के लिए एजम्पशन हमारे क्या क्या होंगे, ठीक है। चलो एजम्पशन देखते हैं। एजम्पशन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो पहला एजम्पशन होता है, यहीं पर देख लेते हैं, स्टेटमेंट अपन यहां पर एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है एट एनी सेक्शन, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अबाउट चले जाओ तो वहां पर एक पॉइंट लिखा होगा, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी या कोई बीम, आरसीसी बीम, अगर प्लेन सेक्शन है पहले तो वो भी प्लेन रहेगा बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, उस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर मान लीजिए कि जैसे ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाए, ये कोई आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया और इस पर अपन ने कुछ इस तरीके से लोडिंग लगा रखा है, इस तरीके से कुछ फ्लेक्चरल एक्शन दे रखा है कि इस तरीके से बिहेव करे, और ये इसका डिफॉर्मेशन शेप ऐसा होगा। लोड लगाओगे इस तरीके का मूवमेंट तो ये इसका डिफॉर्मेशन शेप ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा देखेंगे कि ये जो रीजन है, ये पहले बॉडी की लेंथ L थी, अब बॉडी की लेंथ आपका ये आपका हो गया L प्लस डेल्टा L, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, पहले L था अब आपका L माइनस डेल्टा L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई बीम है और लोड लगाओगे तो वो क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब यही आपने बेंडिंग शेप देख रहे हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, बेंडिंग शेप है, यानी इलास्टिक कर्व है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हम लोग का एक ऐसा एक्सिस जा रहा है, यानी एक ऐसा प्लेन बन रहा है जो कि आपका पहले भी लेंथ L था और अब भी लेंथ आपका कितना हो रहा है, L हो रहा है, यानी इस प्लेन पर आपका कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी जैसे पहले था वैसे बाद में है, यानी द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग। Also we can say that before bending and after bending, because whatever loading I have done on this beam, that is the form of the bending. तो इसका कहने के बाद लोड लगाने के पहले जो प्लेन जैसा था, अगर लोड लगाने के बाद वैसा ही प्लेन रह रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग ये मानते हैं प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग। ऐसे प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं। और हर एक प्लेन की एक एक्सिस होती है, तो उसी करेस्पॉन्डिंग एक्सिस को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा बेंडिंग शेप हो गया। अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे देखें तो हमारा क्रॉस सेक्शन आपका ये होगा, क्रॉस सेक्शन ये है और इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस है,
ये क्या हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस है। यहां पर आप एरिया ऑफ स्टील को या तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर दो, या जितने नंबर आप बार हो सबको सॉलिड बना के जैसे ये 3 नंबर आप बार हैं तो एक की डाया 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए एस टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए एस टी। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से चाहे जैसा आपको लिखा होगा। तो अपन क्या कर ले रहे हैं, यहां पर अपन ऐसा बना ले रहे हैं, और इसका जो इक्विवेलेंट एरिया आएगा, ठीक है, यहां पर ये हम लोग इसको लिखेंगे ए एस टी, इसको हम लोग लिखेंगे ए एस टी। अब देखो, अब ये है क्या नीचे स्टील, उसके ऊपर क्या है कंक्रीट, ऐसा क्यों मान रहे हैं अभी हम लोग देखते हैं। अब इसके नीचे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है कंक्रीट, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या है स्टील। अब एएसटी ऊपर कंक्रीट नीचे स्टील, अभी दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, और हमने बोला था दोनों में जब तक सिमिलरिटी नहीं आएगी तब तक हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मॉड्यूलर रेशियो की मल्टीप्लाई कर दें। अगर हमने मॉड्यूलर रेशियो की मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, स्टील को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कंक्रीट में। ठीक है, और इस बीम की विड्थ आपकी बी है, और ये आपका आउटर फाइबर से कंप्रेशन जोन के इस स्टील के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। अगर ये बीम ऐसा बना तो यहां पर एक स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा बोला गया है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग, इट मीन्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन यानी डेप्थ और विड्थ के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। अगर हमारी, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर हमारा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग है तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन लीनियर होगा। तो यानी स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर लोडिंग आफ्टर लोडिंग, इसका मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि स्ट्रेस भी आपका लीनियर होगा। इट डज नॉट मीन दैट strain variation is linear across the cross section, then the stress variation is also linear across the cross section. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, इसके कहने का मतलब ये है केवल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपका लीनियर होगा और स्ट्रेस के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस थ्योरम को एक साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जिनका नाम था बर्नौली। तो इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो थ्योरी दिया था उनका नाम था बर्नौली, इसलिए इसके बेसिस पे हम लोग इसको बर्नौली थ्योरम भी बोलते हैं। स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, वही अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर इसने बोला कि इसका मतलब ये स्ट्रेन वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है यहां पर कि ये जो आपका ये डेप्थ है y, ठीक है, तो yc मान सकते हो इसको कंप्रेशन के लिए, और इसको yt, तो यानी जो एप्सिलॉन c और यहां पर एप्सिलॉन t आएगा, तो एप्सिलॉन c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द yc। अगर yc 0 तो एप्सिलॉन c 0, yc मैक्सिमम तो एप्सिलॉन c मैक्सिमम। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एप्सिलॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द yt। इसका मतलब कि अगर हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू यानी स्ट्रेन की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो y कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। कहां से, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये ऊपर जाएंगे तो कंप्रेशन जोन, नीचे जाएंगे तो आपका टेंशन जोन। ठीक है, तो जैसा अपन को कह रहा है वैसा ही अपन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कि अपन कंप्रेशन जोन की बात करेंगे या टेंशन जोन की बात करेंगे। सो फर्दर अपन ने देखा कि इसके बारे में कि स्ट्रेन पैरामीटर भी आपका कैसा हो रहा है, लीनियर हो रहा है। ठीक है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस को हमने क्या बोला, y बोला।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई सी, एप्सिलॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई टी। ठीक है, सो इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन ने ये डिस्कस कर ही लिया कि बर्नौली थ्योरम कैसा, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्ट्रेन डायग्राम, वेरिएशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये लीनियर होगा, ये भी अपन ने देखा। अब ये नेक्स्ट कह रहा है ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय द स्टील ओनली और टेकन बाय द स्टेन ओनली एंड नन बाय कंक्रीट। यहां पर ये कह रहा जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आपका डेवलप होगा टेंशन जोन में, वो आपका इंटायरली कंक्रीट डेवलप करेगा, कोई भी आप इंटायरली स्टील लेगा, कोई भी आपका कंक्रीट नहीं लेगा। इसका मतलब जो भी अपन कंसीडर करेंगे वो स्टील की वजह से ही कंसीडर करेंगे और टेंशन जोन से आपका कोई भी कंक्रीट एरिया हमारा टेंसाइल लोड नहीं लेगा। तो फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो वी नो दैट द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के कंपेयर में 10 से 15% होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम लोग यहां पर कंक्रीट ही लगाते तो कंक्रीट का एरिया हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता, और अगर कंक्रीट का एरिया बहुत ज्यादा करते तो इसका सेल्फ वेट भी बढ़ता जाता। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए टेंशन जोन से हमने एंटायर कंक्रीट के एरिया को नेग्लेक्ट कर दिया और केवल स्टील को रखा। और हमने ये भी बोला, या आईएस कोड ने ये भी बोला कि जो टेंशन जोन में आप केवल स्टील रख रहे हो वो केवल एक ऐसा होगा जो कि एंटायर टेंसाइल लोड को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने इस फिगर में देखिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कोई भी कंक्रीट नहीं बोला, केवल आपका क्या स्टील है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा कोई भी कंक्रीट नहीं होगा, जो भी कंक्रीट होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, तो आगे यहां पर है, ठीक है, कि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टू बी टेकन बाय द स्टील ओनली एंड नन बाय कंक्रीट। कंक्रीट के द्वारा कोई स्ट्रेसेस नहीं लेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना कि द एरिया ऑफ द कंक्रीट फ्रॉम टेंशन जोन इज नॉट कंसीडर्ड। एरिया ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द टेंशन जोन इज नॉट कंसीडर्ड। इसका मतलब टेंशन जोन में कोई भी कंक्रीट नहीं होगी। यहां पर जब हमने फिगर बनाया था, तो यहां पर देखिए इस टेंशन जोन में कोई भी कंक्रीट हमने नहीं लिया, केवल आपका स्टील लिया। तो यानी एंटायर टेंसाइल लोड इज टेकन बाय द स्टील ओनली, क्योंकि स्टील है तो लेगा कौन, स्टील लेगा। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपका वही बात लिखा है कि टेंशन इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन जोन इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। कोई भी हम लोग कंक्रीट का एरिया मान के नहीं चलेंगे टेंशन जोन में। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द कॉल्ड द क्रैक सेक्शन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने आपको सिखाया था क्रैक सेक्शन और अनक्रैक सेक्शन, याद है? प्रीवियस सेशन में पहले टॉपिक में हमने आपको सिखाया था क्रैक सेक्शन अनक्रैक सेक्शन। अब देखो समझाता हूं मैं, अगर नहीं याद है। देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो लोड आप लगाओगे एक पर्टिकुलर लिमिट तक, तब तो ये होगा। और यहां पर प्योर बेंडिंग जोन है तो हमने बताया था वहां पर m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। इसको सिंपल बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। तो m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई वाई। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई होता है, क्योंकि m बाई आई किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, चाहे आप इस सेक्शन पे, चाहे आप यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, चाहे यहां जाओ, हर सेक्शन पर आपकी कांस्टेंट रहेगी। अगर इस सेक्शन पर जाओगे तो बेंडिंग मोमेंट आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन आपका सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी। तो चाहे आप इस सेक्शन पे रहो, चाहे इस सेक्शन पे, चाहे इस सेक्शन यहां पर रहो, यहां पर रहो, यहां पर रहो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट पैरामीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट पैरामीटर आएगा। अगर ये कांस्टेंट पैरामीटर आ रहा दोस्तों, हमने लिखा सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई। एक पैरामीटर हम लोगों ने ऐसा बोला था कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा प्योर बेंडिंग केस है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा प्योर बेंडिंग केस है। और हमने ये भी देखा था कि प्योर बेंडिंग के केस में
जो आपका टेंशन जोन हो रहा उसके आउटर फाइबर पर एक मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, और उस टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप होने के बाद उस पर क्रैकिंग आएगी। अगर क्रैकिंग आ गया तो उसको क्रैक सेक्शन मानेंगे, अगर क्रैकिंग नहीं आएगी तो उसको अनक्रैक सेक्शन मानेंगे। तो वो इंटरमीडिएट पारा जिसके रिस्पेक्ट में हमने बाइफरगेट किया था कि इस पर्टिकुलर ग्रेड की टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी थी अपन ने लिखा था, उसको लिखा था अपन ने कि FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडरवुड FCK। इसी को अपन ने बोला था दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ रप्चर, या इसी को हमने बोला था इस फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोला था? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो सिग्मा बी आ रहा था, तो सिग्मा बी देखो यहां पर आपने लिखा सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई, तो आपकी सिग्मा सी तब होगा जब हम लोग वाई सी लेंगे। वाई सी मतलब ये डिस्टेंस जो हमारा था ये आउटर फाइबर ये वाई सी होगा, और ये बॉटम जोन में ये जाएगा वो वाई टी होगा। तो सिग्मा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिखेंगे वाई टी। तो इसका मतलब ये टेंसाइल इस वाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिंग है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे कि अगर हमारा सिग्मा टी इज ग्रेटर देन एफ सी आर है, तो इसका मतलब यहां पर जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारा स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है टेंशन जोन में, तो यहां पर आपकी क्रैकिंग हो रही है। ठीक है। तो इस सेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? क्रैक्ड सेक्शन बोलेंगे। ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, टेंशन जोन से आपका कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है। अगर हमारा एफ टी इज ग्रेटर देन एफ सी आर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अनक्रैक सेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अनक्रैक सेक्शन। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये क्रैकिंग और अनक्रैकिंग सेक्शन के बारे में अपन को प्रॉपर क्लैरिफाई हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्रैक सेक्शन के बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर एक टर्म ऐसा ही लिखेंगे एफ सी आर इज लेस देन सिग्मा एस टी। ठीक है। तो अगर ये सिग्मा एस टी यानी जो आपने सिग्मा बी टी निकाला था, यानी बी टी मतलब बेंडिंग की वजह से, ठीक है, टेंशन जोन में, वो आपका अगर ज्यादा हो रहा किससे? एफ सी आर से, तो ये आपका कहलाएगा क्रैक सेक्शन। क्या कहलाएगा? क्रैक्ड सेक्शन। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि क्रैक सेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। अब यहां पर अपन ने वही लिखा है कि कंक्रीट इज नॉट टेकन कंसीडर्ड टेकिंग एनी टेंसाइल स्ट्रेस इफ द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इज मोर देन द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रैक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका, यहां पर बोला स्ट्रेस स्ट्रेन लीनियर रिलेशनशिप फॉर द स्टील एंड कंक्रीट विद द वर्किंग स्ट्रेस आर लीनियर। यानी हम लोग बात कहां कर रहे हैं? विद इन द वर्किंग लिमिट। यानी जैसे हमारा अगर लोडिंग 100 किलो न्यूटन है, तो अगर 100 किलो न्यूटन के अंदर की बात करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों वेरिएशन क्या होगा? लीनियर होगा। यानी दोस्त हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि हुक्स लॉ वैलिड है। क्या है आपका? हुक्स लॉ वैलिड है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियर ही वेरिएशन है। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही कैसे हैं? लीनियर है। लेकिन पहले एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग कभी ये इमेजिन नहीं करेंगे या ऐसा टर्म नहीं बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी जो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर लोडिंग आफ्टर लोडिंग, इसके बेसिस पे हमारा स्ट्रेस वेरिएशन क्या है? आपका लीनियर है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है। चलो, ये हुक्स लॉ वैलिड है। इसका मतलब जो भी एनालिसिस करेंगे वो हमारा इलास्टिक एनालिसिस होगा या विद इन द वर्किंग लिमिट। ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें यहां पर, यानी स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर फॉर द स्टील एंड कंक्रीट। एक टर्म और यहां पर दोस्त अगर हम लोग देखें कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर अगर हम लोग देखें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन,
तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, और अपन को जानते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई है, वाई इज इक्वल टू 0, तो न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस 0। और यहां पर आपका हर एक कंक्रीट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो यहां पर एक कंटिन्यूअस लाइन बनेगी। क्या बनेगा? एक कंटिन्यूअस लाइन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको बोलेंगे सिग्मा सीबीसी, मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के नीचे देखें तो यहां पर डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, यहां पर आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डायग्राम होगा हमारा, ठीक है, और यहां से इस एक्सिस पर जाएंगे और इसको हम लोग ऐसा बना देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एस टी। अभी देखो ये सिग्मा सीबीसी है, ये आपका सिग्मा एस टी है। दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपका कोई भी इक्विवेलेंसी नहीं होगी। अगर हम लोग क्या करेंगे सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम कर देंगे, इसका मतलब इस स्टील के स्ट्रेसेस को हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, यानी टॉप पर भी कंक्रीट और बॉटम पर भी कंक्रीट, यानी दोनों ही अपन के क्या हो गए? कंक्रीट हो गए। अब हमारी ये जो एनालिसिस हो जाएगी वो सिंपल हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक एनालिसिस बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल रूल। क्या हमारा इजी हो जाएगा? सिमिलर ट्राइंगल रूल, ठीक है। तो यहां से जितना डिफॉर्मेशन ये होगा उतना एंगुलर डिफॉर्मेशन ये होगा। यहां पर डॉटेड लाइन इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पर डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चल अगर हम लोग फर्दर बात करें तो स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर फॉर द स्टील एंड कंक्रीट। नेक्स्ट यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो इफेक्ट ऑफ द क्रीप कंसीडर्ड एज पार्शियली, जो क्रीप का इफेक्ट होगा वो हम लोग पार्शियली कंसीडर करेंगे। तो यानी पार्शियली अगर बात किया इसने तो m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। अपन ने प्रूव भी कर रखा था कि मैक्सिमम 10 to 15% था। उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें कि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत कम है तो टेंशन जोन से जितने भी आपके कंक्रीट के एरिया थे सारी कंक्रीट के एरिया को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अगर आपने एरिया ऑफ कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर दिया, कोई भी कंक्रीट नहीं बचा तो वहां स्टील होगा, यानी इंटायर जो टेंसाइल लोड होगा वो आपकी स्टील लेके जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो फिर हमने देखा था कि नेक्स्ट एजम्पशन था कि स्ट्रेस वेरिएशन इज आल्सो लीनियर विद इन द वर्किंग लिमिट। अगर वर्किंग लिमिट है यानी इलास्टिक नेचर की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस भी आपका लीनियर ही वैरी करेगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों कैसे वैरी कर रहे हैं? लीनियर वैरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज आल्सो लीनियर। अगर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आपके लीनियर हो गए तो इसका मतलब हमारा हुक्स लॉ वैलिड है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। सारे पॉइंट्स को अपन ने कवर कर रखा है। नेक्स्ट थिंग है आपका मॉडुलर रेशियो। तो इसमें इसने बोला कि क्रीप का इफेक्ट हम लोग पार्शियली कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्रीप का इफेक्ट जो होगा वो पार्शियली कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि m इज इक्वल टू 280 बाई 3 सिग्मा CBC यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है।